नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स और मैं हूं अभिषेक बड़ू। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं युवा डीडीसी मेंबर मोंगरी पंचारी से जसबीर सिंह जी। इनसे जानेंगे कि इनके इलाके की क्या हालत है इस टाइम पे और जब से ये डीडीसी मेंबर बने हैं इन्हें क्या क्या अपने क्षेत्र में जो है बदलाव लाए हैं। सर, आपका पहले स्वागत है यंग बर्ड्स में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपका जो पंचारी क्षेत्र है वो किस तरह के क्षेत्र पर मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि वो काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है जिसको कहीं ना कहीं वो अभी तक जो है जम्मू कश्मीर से पिछड़ा हुआ है एक तरह से मैं कहूँगा। जैसे हमारी जो डेस्टिनेशंस है, पिकनिक डेस्टिनेशन है, उसको कहीं मिलाना चाहते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन उसे मिला नहीं पा रहे हैं। देखिए, बहुत दूर दराज का और दुर्गम क्षेत्र है। राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 से 70 किलोमीटर के करीब इसके जो एरियाज़ पड़ते हैं जो चुनाव के साथ लगते हुए। और दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। और हालांकि लगातार जो है विभिन्न सरकारी स्कीमों के तहत कोशिशें की गई हैं कि लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए, लेकिन स्टिल अभी एक बहुत लंबा सफ़र जो है वो तय करना बाकी है। और काफ़ी सारी जो खास करके जो मूलभूत ढांचा है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी है, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, बिजली है, पानी है, इसको लेके अभी काफ़ी कुछ करना शेष है। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो ये एक शिक्षा के आधार पर पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है। तो जो काफ़ी चेंजेस जो हैं वो लाना बाकी हैं। तो इसको लेके लगातार जो है वो जितने भी हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे वो जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, चाहे वो जम्मू कश्मीर सरकार है, तो इनके साथ मिलकर हमने लगातार कोशिश की है एक नए तरह का बदलाव लाने की। क्योंकि अभी गाँव में भी जो गाँव की हवा है वो बदल रही है एक तरीके से। और युवा जो है वो नई पीढ़ी है, पढ़ना लिखना चाहती है और दुनिया के साथ कंपटीशन करना चाहती है। जब तक आप डीडीसी मेंबर नहीं बने थे तो उससे पहले आपने क्या क्या वादे वहाँ के लोगों से किए थे? देखिए, पहला मेरा वादा यही था कि आप जैसा कि आप देखेंगे पंचायती राज संस्थाएं पूरी तरह से जो फंड एलोकेशन है उसके लिए या तो वो जो है वो ड्यूटी प्रशासन पे डिपेंडेंट है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जो तो उनको डायरेक्ट फंडिंग थोड़ी बहुत मिलती है। तो कुल मिला के हमारा ये होता है कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं उनको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना और हर व्यक्ति तक पहुँचाना। तो मेरा यही था कि जो मैंने अपना रिसर्च किया था वो ये कहता था कि गवर्नमेंट की नंबर ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स है जिनको अगर हम प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, तो जो है वो आम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है मूलभूत ढांचे से जुड़ी हुई। तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। जैसा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सरकार ने काफ़ी निवेश किया है, लेकिन उसको ग्राउंड पे उतारना और प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन पिछले 1 साल में एटलीस्ट हमने एक बेस तैयार करने की कोशिश की है। और अगले 6 महीनों में हमारी कोशिश रहेगी कि पंचारी मोंगरी के सारे रोड्स को ब्लैक टॉप करना। वैसे ही अब जैसे जल जीवन मिशन आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हर घर को नल देना है, तो वहाँ जो है पंचायती राज संस्थाओं की जो भूमिका बड़ी ज़रूरी हो जाती है कि किस तरीके से वो चीज़ों को चैनलाइज करते हैं और क्या जो है वो किस तरीके से जो जितने भी रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट एलोकेट करती है उसको जो है वो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी कैसे पहुंचाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगी। सर, जब तक डीडीसी इलेक्शंस नहीं हुए थे तो वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी डाउन होगी, लेकिन बहुत से क्षेत्र थे जहाँ पे डीडीसी मेंबर्स इलेक्ट नहीं हुए थे। ये पहली बार हुआ है कि डीडीसी मेंबर चुने गए हैं। और आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा हुआ है डीडीसी मेंबर जब से चुने गए हैं? गांव जो जो भी इस तरह के क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए थे उनको कितना बेनिफिट मिला है इन डीडीसी मेंबर्स की वजह से? देखिए, आज़ाद भारत में महात्मा गांधी जी का सपना था और काफ़ी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ साथ जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया थे, उनका एक सपना था कि जो है वो शासन को गांव तक ले जाएं, जो है ये डेमोक्रेसी है इसको जो है वो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी तक ले जाएं। और उसी को जो है वो आगे ले जाते हुए जो है हिंदुस्तान में जो है वो भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई। और हम हालांकि जम्मू कश्मीर वाले बड़ी तेज़ी से इस मसले पर जागे और 73वां संशोधन लागू करने में हमने काफ़ी देरी की, लेकिन अब जबकि शुरू हुआ है तो एक नई उम्मीद जागी है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो ग्राउंड लेवल पे जब आपको इम्प्लीमेंट करनी होती हैं तो एक लोकल गवर्नमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमेशा अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं जो स्टेट की असेंबली है वो हर चीज़ को लुक आफ्टर करेगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जो ग्राउंड लेवल की संस्थाएँ हैं जिसमें जो है वो जो 3 स्तर हैं पंचायती राज के, ग्राम पंचायत, BDC काउंसिल्स और DDC काउंसिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और JNK में एक नए दौर का आगाज़ है। और जब जो है वो पंचायती राज इलेक्शंस के बाद जब एक सक्सेसफुल तरीके से हम जो है असेंबली चुनाव जो है वो करवाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो इन चीज़ों को और जो है बूस्टअप मिलेगा। सर, आप कहीं ना कहीं जो युवा हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनकी भी आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी जिस तरह से बॉर्डर बटालियन के जो छात्र हैं वो भी सड़कों पे उतरे हैं, उनको क्या कहते हैं? देखिए, डेफिनेटली इस टाइम आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो हम एक लैंडमार्क मूवमेंट से गुजर रहे हैं और कुल मिला के हम एक बदलाव के दौर में हैं। और जम्मू कश्मीर की खास करके जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसकी उम्र अभी 2.5 से 3 साल के बीच है। तो कुल मिला के अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है और बहुत सारी चुनौतियाँ आप देखेंगे। हमारे डेली बेचर्स हैं, PHE के हैं, PDD के हैं, इसके PWD के हैं। उसके बाद आप देखेंगे हमारे ग्राम रोजगार सेवक हैं, डेली बेचर टेक्निकल स्टाफ है, रैबरे खेल है, जो उसके बाद जो है आप देखेंगे रैबरे जंगलात है, हमारे 571 के करीब जो है वो NYC
प्रॉमिसेस हैं। तो कुल मिला के जो है एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनको हमने टेम्परेरी तौर पर एंगेज किया था, लेकिन हमारे आशा वर्कर्स हैं, हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, तो कुल मिला के एक लंबी लिस्ट है जिनको हमने एंगेज करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन हम उनको वो चीज़ें नहीं दे पाए जो देनी थी। उसके साथ साथ कुछ और लोग थे जो ये तो हो गया जिनको हमने एंगेज किया, उनके साथ अभी हमें अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि जो यूथ जो है रोज़गार के लिए तैयार है, जो है टैलेंटेड यूथ है, हमें उनको रोज़गार भी देना है। तो कुल मिला के आप इस टाइम जम्मू कश्मीर का पूरे हालात देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें ज़्यादा चैलेंजेबल दिखती हैं। जैसे जहाँ तक मैं बॉर्डर बटालियंस की बात करूँगा, आप देखेंगे कुछ बच्चों को आपने 1-2 साल पहले एक सपना दिखाया कि हम जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं जो काफ़ी दुख तकलीफ़ों का सामना करते हैं, तो हम वहाँ से जो है वो भर्ती करेंगे पुलिस में, वहाँ के जो है हमारे लड़के और लड़कियों को। तो ठीक है, आपने जो है वो फिज़िकल टेस्ट लिया और जिन्होंने फिज़िकल टेस्ट किया, पास किया, तो उन्होंने इमीडिएटली किसकी तैयारी शुरू कर दी, रिटर्न की तैयारी शुरू कर दी। तो आज आप देखेंगे इतने समय बाद भी जो है वो रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ। और अगर आज वो जेन्युइन डिमांड करते हैं, अगर आज बॉर्डर बटालियन के बच्चे जेन्युइन डिमांड करते हैं स्टूडेंट्स कि जनाब हमारा आप रिटर्न टेस्ट लीजिए, तो बताइए कौन सा गुनाह करते हैं और फिर किस गुनाह के तहत उनको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सज़ा देती है और पुलिस जिस तरीके से लाठीचार्ज करती है, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि आप ये जो हमारी सहयोगी हैं, युवा सहयोगी हैं, छोटी बहनें हैं, इन पे लाठीचार्ज करके आप जम्मू कश्मीर नहीं बना सकते। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होने वाले और डेफिनेटली एक परिवर्तन आएगा और परिवर्तन ऐसा आएगा कि कोई सोच नहीं सकता। तो मैं आपके माध्यम से यही क्या, दूसरा बॉर्डर बटालियन तो हो गई, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि 70 से 80 लाख युवा, और कम से कम आप उसकी इस संख्या को कम भी कर लें, आप 50 लाख ही रखें, तो इतना युवा जो है वो सरकार के दरवाजे के बाहर इस उम्मीद में बैठा है कि उसको कोई ना कोई रोज़गार मिलेगा। तो कब तक आप टालेंगे? जब तक आज नहीं तो कल ये जो बढ़ती हुई यूथ एनर्जी है, अगर आप इसको चैनलाइज, आपको किसी न किसी साइड इसको चैनलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसको चैनलाइज नहीं करेंगे तो गलत विस्फोट होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको JNK को, और यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर आप JNK को लॉन्ग टर्म में स्टेबल करना चाहते हैं, इसको तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो जनाब सिर्फ हीलिंग टच कहने से ये बदलाव नहीं होगा। जो यूथ एनर्जी रॉन्ग साइड पकड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी रॉन्ग साइड पकड़ती है, जैसे ड्रग्स ही है, या फिर कोई ऐसे रास्ते भी हैं जिनका मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहूँगा, अगर वो पकड़ते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जनाब हम उनकी पावर को चैनलाइज नहीं कर पाते। अगर हम उनकी पावर को शुरू से राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उनको चैनलाइज करेंगे, जॉब ओरिएंटेड जो है वो एजुकेशन रखेंगे, मॉडर्न एजुकेशन रखेंगे, सारी चीज़ों को जो है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है ना, तो चैनलाइज करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम जो है यूथ को रॉन्ग साइड जाने से रोक सकते हैं। और सिर्फ अगर JNK यूथ को रॉन्ग साइड जाने से रोक दे और यहाँ पे जो है पूरी तरह से चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश कर पाए, तो मुझे लगता है कि JNK की इकोनॉमी अपने आप में इतनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगी कि हम हर युवा को जो है और हर हाथ को जो है वो रोज़गार दे पाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जितना भी हालात दिख रहे हैं, जो आज भी कल भी आज के सारे समाचार पत्रों में छपा है कि बॉर्डर बटालियन के बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर गुनाह क्या है उनका? अगर वो फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आज ये कह रहे हैं कि हमारा रिटर्न टेस्ट ले लीजिए, तो उनका गुनाह क्या है? उनको किस गुनाह की सज़ा देंगे आप? अब उनका रिटर्न टेस्ट लीजिए, और जो आप बच्चों को जिनको आप जो है भर्ती करना चाहते हैं उनको एक और मौका दीजिए भर्ती का। लेकिन जो पास कर चुके हैं आप उनको क्यों मेंटली हरास करना चाहते हैं? ये वैसे ही है जैसे हमारे कुछ टेम्परेरी साथी, कईयों ने उम्र बिता दी सारी डिपार्टमेंट्स में, कईयों ने 10-10, 12-12 साल गुजार दिए, अब वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। तो आज नहीं तो कल JNK को इस इशू को एड्रेस करना है, और मुझे लगता है कि जिनसे एड्रेस नहीं होता तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर उनको लगता है कि वो एड्रेस नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें, नए दौर की नई सियासत को आने दें, बदलेंगे ना जम्मू कश्मीर, फिर क्या है, बनाएंगे नया जम्मू कश्मीर, देंगे सबको रोज़गार और देंगे सबको जो है वो जो प्रॉमिसेस किए थे मिनिमम वेजेस देंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब सादा यही है कि जो बदलाव नहीं करेंगे वो खुद बदल जाएंगे। जम्मू कश्मीर तो बदलेगा जनाब, नया जम्मू कश्मीर तो बनेगा। जैसे आप बात करें नए जम्मू कश्मीर की, उसी भी जो डिलिमिटेशन की कमीशन अभी आई थी उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन से डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि एक लैंडमार्क मूवमेंट थी और डिलिमिटेशन कमीशन से बहुत सारी उम्मीदें थी हमें, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कमीशन ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी एक्सरसाइज की है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि जिस तरीके से कमीशन की रिपोर्ट आई है और उसके बाद लगातार जो है जम्मू कश्मीर में जो है एक सियासी उबाल सा आया हुआ, तो उसको लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी चैलेंजेबल हो गई हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर सरकार से और परिसीमन आयोग से कि हमारी अपील है कि आप ज़रूर अपने फैसले पर थिंक करें, क्योंकि कुछ जो है वो कहीं ना कहीं जो है कुछ जगह पे हमसे गलतियां हुई हैं, तो उनको एड्रेस किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में इमीडिएटली चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो विधानसभा हल्के हमारे बनाए जा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से बांटना, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर तरीके से नहीं बांटा जाता, आप देखेंगे परिसीमन किसी लीडर को बनाने या बिगाड़ने की कहानी तो हो नहीं सकता, इसके लिए तो हो नहीं सकता। अब परिसीमन हम इसलिए तो नहीं ना कर रहे कि हमारे 15-20 जो जम्मू कश्मीर के टॉप लीडर हैं उनकी सीटें बचानी हैं, या जो टॉप लीडर हैं उनकी सीटें खत्म करनी हैं। परिसीमन हो रहा है लगभग 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए,
तो इसमें ये कहाँ से आ गया कि उसकी सीट जो पक्की करनी है और उसकी हटानी है, मिटानी है। तो जब ये सोच आएगी तो ये कम से कम इस नए जम्मू कश्मीर के लिए तो अच्छी नहीं है जनाब। और लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से पूरा फेथ व्यक्त करता हूँ कि जो हमारा परिसीमन आयोग है, हमारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, डेफिनेटली वो इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है इसको रिव्यू किया जा सकता है। क्योंकि देखो, जब आप ऑब्जेक्शंस मांगते हैं, ठीक है ना, ये एक तो होता है कि ऐसा कोई कानून हो, जब आपने कह दिया कि ठीक है एक बार साइन हो गए तो बदल नहीं सकता, तो डेफिनेटली लोगों को पता है आप साइन हो गए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप ऑब्जेक्शंस मांगते हैं, आपने कानूनी तौर पर उसमें रखा हुआ है कि हम जब ड्राफ्ट रखेंगे तो उसके बाद हम ऑब्जेक्शंस मांगेंगे। तो जब आप ऑब्जेक्शंस मांगते हैं तो डेफिनेटली जनाब लोग ऑब्जेक्शन तो करेंगे ना, और अगर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो फिर आपको धैर्य के साथ उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके माध्यम से साबित करूंगा कि यहाँ पे क्या है। उधमपुर बेस्ट बनाया, एक नई कंस्टिट्यूंसी उधमपुर में बढ़नी थी, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी हमारे पंचारी मोंगरी और आसपास के सटे क्षेत्र की, और पर्याप्त सबूत चुनाव आयोग को दिए गए थे, परिसीमन आयोग को दिए गए थे, और जो पॉपुलेशन और वोट शेयर हमने दिया था इनको, उससे भी कम वोट शेयर पे और पॉपुलेशन पे जो है जम्मू कश्मीर में कई सीटें बनाई गई हैं। तो हमने कुछ ऐसा नहीं मांगा था जो हो नहीं सकता था, पहली चीज़। दूसरी, आपने उधमपुर बेस्ट बनाया, 1,80,000 पॉपुलेशन, 1,30,000 वोट पे बना दिया, इतना बड़ा क्षेत्र बना दिया, यानी कि उधमपुर सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर चुनाव तक का एरिया, कितना लंबा जो है विधानसभा क्षेत्र, और किस तरीके से जो है एक बंदा इसको चैनलाइज करेगा, मैनेज करेगा। यानी कि चुनाव यहाँ से लेकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर लास्ट साबलाकोट रामबन तक इस उधमपुर बेस्ट का एरिया जाता है। तो कुल मिला के ये बहुत चैलेंजेबल रहने वाला है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो है कि जब आपने उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट बनाया, आपने उधमपुर वेस्ट बना दिया, लेकिन उधमपुर वेस्ट लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूंसी बनाई हमारी, उसके इमीडिएट जो वेस्ट का एरिया है, जिसको उधमपुर वेस्ट का ही हिस्सा होना चाहिए था, उसको आपने उठा के उधमपुर ईस्ट में डाल दिया। तो ये कुल मिला के, वैसे ही उधमपुर की कुछ पंचायतें हैं जो इमीडिएट शहर के साथ लगती हैं, आपने उनको उठा के चिनैनी के साथ डाल दिया। वैसे ही कुछ जो चिनैनी की हमारी पंचायतें थी जो इमीडिएट जो चिनैनी के साथ रहनी चाहिए थी, आपने उनको उठा के रामनगर में डाल दिया। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो है हमसे छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, और अगर इनको एड्रेस कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हम जो है वो एक नए जम्मू कश्मीर का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, इस लैंडमार्क मूवमेंट के दौरान इमीडिएटली इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए, और एड्रेस करने के बाद इमीडिएटली जम्मू कश्मीर को एक नई गवर्नमेंट देनी चाहिए। क्योंकि ये जो लंबा खिंचता हुआ ये जो प्रशासन का शासन है ना, जो बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट के, पॉपुलर गवर्नमेंट के, ये लॉन्ग टर्म में जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान करने वाला है। कि आप रात को बैठे, सुबह आपने साइन कर दिया, सुबह पॉलिसी आ गई, ऐसे नहीं होता जनाब। मैं सालों से चलाता रहा कि जम्मू कश्मीर को एक स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर को एक युवा पॉलिसी की ज़रूरत है, और ये पता नहीं कहाँ बैठे, कब बैठे, कौन बैठे, समाचार पत्रों पर छप गया कि जनाब J&K को स्पोर्ट्स पॉलिसी मिल गई है। डिस्कस किसके साथ किया बताएं ना आप। पब्लिक को ये भी बताएं कि आपने किसके सुझाव मांगे, कौन से एक्सपर्ट बिठाए थे, किसके साथ डिस्कस किया। आपने ये तो अनाउंस कर दिया आप मेडल देंगे, आप नौकरियाँ देंगे, आपने ये अनाउंस किया कि आप प्लेयर्स को सुविधा क्या देंगे, आपने ये अनाउंस किया कि आप प्लेयरों का चयन कैसे करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, और आपने क्या ये अनाउंस किया कि आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि उनकी जो सिलेक्शन है वो इम्पार्शियल रहेगी, और क्या आपने ये अनाउंस किया कि मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मेरे जैसे लास्ट गलियोत का, या मेरा बरियोत लाली का, या लड्डा का, या फिर जो मेरा अदर पहाड़ी एरिया है, या उधमपुर का मैं लेके चलता हूं, तो मैं कैसे इंश्योर हो जाऊं कि इस पॉलिसी से कि जो मेरे वहाँ का यूथ है, लास्ट सेक्शन है, तो वो उम्मीद करे कि जनाब मैं भी अब J&K स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर आ सकता हूँ, मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, J&K को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई श्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, अब जहाँ तो जम्मू कश्मीर के सिस्टम को ये चीज़ समझ नहीं आ रही दैट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन यूथ एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी। लेकिन यूथ पॉलिसी को लेकर इनको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है जनाब। यूथ पॉलिसी को, आपको 80 लाख यूथ को मैनेज करना है, लेकिन यूथ पॉलिसी नहीं है। स्पोर्ट्स पॉलिसी तो बना दिया हमने, लेकिन यूथ पॉलिसी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा, यहाँ पे NSS सर्व कर रहा है, पूरे देश भर में सर्व करता है, पिछले 50 सालों से सर्व कर रहा है, J&K में भी सर्व कर रहा है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जो है किस तरीके से जो है ये जितना भी हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन रही, तो इसके बाद गवर्नमेंट किस तरीके से जो है वो, मैं काफ़ी चीज़ों को मैं थोड़ा सा देख रहा था कि किस तरीके से चीज़ें घटती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि NCC वाले जो हमारे कैडेट्स थे जिन्होंने J&K को रिप्रेजेंट किया न्यू दिल्ली में, तो उनको जो है वो माननीय LG साहब ने बुलाया था, उनसे इंटरेक्शन की, और मुझे लगता है कि वो यूथ बहुत मोटिवेट हुए होंगे, और इसको देख के पूरे जम्मू कश्मीर के जितने हमारे NCC के यूथ हैं वो सब मोटिवेट हुए होंगे कि हमें भी ये मौका मिल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी राजपथ पे NCC परेड के ठीक पीछे हमारे NSS वाले थे, जिन्होंने J&K से हमारे 3 से 4 बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है, उनको तो गवर्नर साहब ने बुलाया नहीं। तो क्या LG प्रशासन ये नहीं जानता कि यूथ पॉलिसी को किस तरीके से मैनेज करना है?
तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर का तकदीर बदलेंगी, ये एलजी प्रशासन ये पॉलिसीज़ नहीं बना सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और डेफिनेटली मैं ज़रूर एक बार मैं हज़ार बार कहूँगा कि जब भी न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितनी भी लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ हैं इस पर फिर से विधानसभा में रीथिंक किया जाए और दोबारा इन पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाए आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन के बाद। क्योंकि पूरे 1.25 करोड़ पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाली जो पॉलिसीज़ हैं आप 2-4 लोग बैठ के नहीं बना सकते, बहुत गलत है ये। इसके लिए आपको लंबी डिस्कशन करनी पड़ेगी। और मैंने बात की थी यूथ स्पोर्ट्स एंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी की। आप सिर्फ स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाते हैं। जहाँ तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, बॉर्डर बटालियन वाले डंडे खा रहे हैं रोडों पे। और जहाँ तक यूथ पॉलिसी का सवाल है तो उसका तो जम्मू कश्मीर में नामो निशान नहीं है और हमें 80 लाख यूथ को मैनेज करना है। तो मैं कुल मिला के जंग वाइट्स के माध्यम से, क्योंकि आप युवा की आवाज़ को एड्रेस करते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि युवा जम्मू कश्मीर और नए जम्मू कश्मीर के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे पता है जे एंड की जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है उसकी तिजोरी खाली है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो दिन रात एक परिवार की तरह काम करें, कमिटेड डेडिकेटेड तरीके से, सेल्फलेस तरीके से काम करें और उस तिजोरी को भरें भी, जो सरकारी खजाना है उसको भरें भी और उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ भी करें। तब जाके जनाब नया जम्मू कश्मीर बन पाएगा। और यहाँ एक लास्ट चीज़ मैं कहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जंग और न्यू जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर के पूरे 20 ज़िलों का बराबर विकास बहुत ज़रूरी है। और इसमें अगर कोई भी भेदभाव होता है किसी तरीके का भी, तो फिर आप नया जम्मू कश्मीर नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं आप जो है डिलिमिटेशन कमीशन से खुश नहीं? नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, संवैधानिक संस्थाएं हैं और डेफिनेटली मुझे क्या हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए। और जब भी आप उसके लिए कुछ बोलते हैं तो एक ऑनर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, प्रॉपर वर्डिंग के साथ बोलना चाहिए। मैं बहुत सम्मान करता हूं उसका। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं रोज़ हम समाचार पत्र देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स देखते हैं, तो एक यूथ पॉलिसी मेकर होने के नाते बड़ा थोड़ा सा दुख होता है कि इतना अनरेस्ट जब आप देखते हैं सिस्टम में, तो मुझे लगता है कि टाइम है कि देखो, आप एक तो है टाइम निकल गया है। मैंने पहले ही कहा कि एक तो होता है जब आप ऑब्जेक्शन नहीं मांगते, आपने ऑब्जेक्शंस भी मांगी हैं, तो जब आपने ऑब्जेक्शंस मांगी हैं तो डेफिनेटली पब्लिक उस पर जो है वो अपना जो है वो ऑब्जेक्शन तो करेगी। और अगर वो कर रही है तो मुझे लगता है कि बड़े विनम्र तरीके से उनको सुना जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ही पब्लिक है, पब्लिक बाहर की तो नहीं है। क्या मांग रही है वो? मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रही जो दे नहीं सकते। हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, बैठ के कुछ चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, कहीं जो है पब्लिक की मदद मांग सकते हैं। तो कुल मिला के पब्लिक के साथ बैठना पड़ेगा, एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इमीडिएटली जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके ठीक पहले ये ज़रूरी है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है, क्योंकि ये किसी एक लीडर के उठने या बैठने की कहानी नहीं है। आज मैं आपके समक्ष हूँ, कल मैं शायद मैं लीडर ना रहूँ, कल हो सकता पब्लिक मुझे एलिमिनेट कर दे, पॉसिबल है। तो ये डिलिमिटेशन मेरे लिए नहीं होनी चाहिए ना, किसी लीडर के लिए नहीं होनी चाहिए। ये परिसीमन होना चाहिए जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ निवासियों के लिए, कि चाहे कोई भी लीडर आए, ठीक है ना, चाहे कोई भी लीडर आए, कोई भी पार्टी आए, गवर्नमेंट जब पब्लिक को मौका मिलेगा चुनने का, कि जिनकी अच्छी सोच है, जिनका विजन अच्छा है, जिसको पब्लिक जिसको पसंद करेगी तो उसको चुनेगी। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि परिसीमन को थोड़ा और तर्कसंगत किया जाए। मैं निवेदन करता हूँ, मैं कोई जम्मू कश्मीर की जनता को धमकी नहीं दे रही, हम निवेदन कर रहे हैं परिसीमन आयोग से कि आप कृपया करके ज़रूर जो है वो इस पर पुनर्विचार करें और जहाँ सुधार की गुंजाइश है वहाँ सुधार करें। और सुधार करने के बाद इमीडिएटली जम्मू कश्मीर को नई विधानसभा दें, क्योंकि 3 साल होने को हैं। और 3 साल होने का मतलब यह है, और शायद यही कारण है कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं, सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, ठीक है ना। तो इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्या हुआ है, लेकिन फ़िलहाल कुल मिला के जम्मू कश्मीर का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा राजनीतिक मानचित्र है, वो बड़ा अजीब सा उभर के आया है। इसको थोड़ा समझने में समय लगेगा। और आर्थिक मानचित्र तो वैसे ही समझ नहीं आता कि कौन सा MOU साइन कर रहे हैं, कौन सी कंट्री के साथ साइन कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के साथ साइन कर रहे हैं, तो वो तो फिलहाल समझ नहीं आता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो भी हमारे मित्र कल जो है विधानसभा में पहुँचेंगे, मेरी तरफ से उनको दरख्वास्त रहेगी कि जितने भी एलजी प्रशासन की ये पॉलिसीज़ हैं, सब पे रीथिंक करो, सब पे बिल लाओ विधानसभा में, और सब पे दोबारा चर्चा करो। और जहाँ लगता है आपको कि ये हड़बड़ी में ली गई हैं, उनको सबको बदलो और बेहतर पॉलिसी लाओ जम्मू कश्मीर के लिए। ये मेरी अपनी सोच है। तो जाते हमारे प्रोग्राम के अंत में आपके जो क्षेत्र के जो लोग हैं और जो युवा हैं, उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए जनाब, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ और वो जानते हैं कि मैंने एक ईमानदार कोशिश की है। जिन संसाधनों को लेके आया था मेरे पास आज भी वही हैं और सारी दुनिया जानती है, मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेल्फलेसली काम करने की कोशिश की है और 21 से 25 साल की उम्र में इन 4 सालों में देश ने इतना कुछ दे दिया कि अब कुछ हासिल करने के लिए है नहीं। जो करूँगा अब सिर्फ देश को देने के लिए है, जो करूँगा तो देश के लिए करूँगा। देन यहाँ तक जम्मू कश्मीर के यूथ का सवाल है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर बड़ा प्यारा प्रदेश है, हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम साथ मिलके काम करें, हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी, हाइड्रो इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, सबसे बेस्ट टूरिस्ट इकोनॉमी बना सकते हैं। अगर उधमपुर के जितना सिंगापुर
एक जो जिसको हम जो एक देश है, आज़ाद देश है, सिंगापुर जो है दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में शामिल हो सकता है। तो एक ऐसा प्रदेश जिसको प्रकृति ने सुंदरता का अपूर्व भंडार दिया है, वो क्या दुनिया के नक्शे पे जो है वो टूरिज्म का सेंटर नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन जरूरी है। और जनाब राजनीति तो रहेगी, मैं कहूँ कि नहीं, राजनीति छोड़ के राजनीति नहीं होती, ये संभव नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक शुद्ध राजनीति, एक ट्रांसपेरेंट राजनीति, और कुछ टाइम साथ मिलकर चलना पड़ेगा इस नए जम्मू कश्मीर के लिए। मैं अपने यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम हर हाथ को रोज़गार दे सकते हैं जम्मू कश्मीर में। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी वो साथी जिनको हमने एंगेज किया था उनको हम बेटर ऑनरेडियम दे सकते हैं, उनको हम मिनिमम वेजेस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ अब देखिएगा, अभी चुनाव आएंगे, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव आएंगे, बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे, हम आपको पक्का करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पहले भी होते थे, अब भी होंगे, लेकिन जनाब वो पक्का करने के लिए पहले आपको मेहनत शुरू करनी पड़ेगी कि आप अपनी तिजोरी भरेंगे तो कल जो है वो आप उनके लिए खर्चेंगे। तो यानी कि आपको फेस वाइज जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं ये रिस्क लेता कहने का कि मैं 2 दिन में पक्का कर दूंगा जी, मैं 2 दिन में तनख्वाह निकाल दूंगा, मैं तो रिस्क कभी नहीं लेता। आप चाहे मुझे कोई भी पोस्ट दे दो, मैं तो ये रिस्क कभी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं वास्तविकता जानता हूँ और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की वास्तविकता क्या है। तो कुल मिला के जब दिन रात मेहनत करेंगे तो दिन रात मेहनत के बाद हम ये परिणाम ला सकते हैं कि इन सबको जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो अपनी पब्लिक को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपका प्यार बना रहेगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों का हित जो है वो सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद जसबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ युवा डीडीसी मेंबर जसबीर सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ। नमस्कार।